नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेनिएक पे। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट योर सीरीज जो आपकी मैथ की मैंने चला रखी है, दैट इज़ योर प्रैक्टिस PYQ सीरीज, जिसमें हमारा मेन मोटिव आपका क्या है, आपके प्रैक्टिस करनी मैथ के क्वेश्चंस की जो आपके पिछले ईयर या उससे पहले पूछे गए हैं, और इस साथ में ही आपके सिलेबस को भी कवर करना, क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी सिलेबस कवर नहीं किया है, अपना बिल्कुल भी नहीं देखा है मैथ की तरफ। तो इससे आप अपने मैथ के कुछ टॉपिक जो आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम से वो कर सकते हो, और इस साथ ही साथ आपकी एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो बिना कोई समय गवाए शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास नंबर 2 को। तो पढ़िए क्वेश्चन को। एक दुकानदार एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है। 26% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। यहाँ पर ये क्या करता है, खरीदता है, यानी ये आपका क्या है, सीपी है। सीपी आपका ये गिवन है 500। लाभ कितना लिया उसने, प्रॉफिट कितना लिया आपका 26%। तो हमें उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। तो मान लीजिए हमारी सीपी क्या है, 100%, यानी आपकी 500 जो है वो कितने की वैल्यू है, 100% की। जितने की वैल्यू की दी होती है उसे हम नीचे लिखते हैं, और जितने की हमें निकालनी है उसे हम मल्टीप्लाई कर कर लिखते हैं। तो हमें कितने की निकालनी है वैल्यू, हमें क्या निकालना है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। जिन बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। सेलिंग प्राइस जो होता है हमारा वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस। अब मैंने सीपी को आपका क्या माना था, 100, और प्रॉफिट आपका कितना हुआ, 26 का। तो यानी टोटल हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 126। तो यानी हमें 126 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आपका प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, और इसे मल्टीप्लाई करके आप क्या लिख दोगे, 630 हमारा क्या आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई कर कर। अब आप कहोगे सर ये नीचे क्यों लिखा 100 की वैल्यू, ये मैंने क्या माना था आपका 100%, यानी 100% की वैल्यू आपकी क्या है, 500। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, ये सारा 100 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 500 अपॉन 100। अगर 1% की वैल्यू हमारी ये है तो 126% की कितनी होगी, इसका मतलब यहाँ भी 126 गुणा करेंगे और यहाँ भी 126। तो इसलिए ये ऐसे लिख देते हैं हम डायरेक्ट, भी जितने की वैल्यू है उसे नीचे लिख दिया और जितने की निकालनी है उसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए अपना। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी हमें सरफेस एरिया निकालना है किसका, एक स्फेयर का। तो स्फेयर से रिलेटेड आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। स्फेयर, ये रहा आपका एक स्फेयर, सर्कल नहीं स्फेयर, फुलफिल, ये आपका क्या है, स्फेयर है अगर 3D शेप में देखें तो। इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो वो क्या होता है आपका 4πr²। आपको स्फेयर में सिर्फ इतना ही याद रखना है। इसी के साथ साथ मैं आपका हेमिस्फेयर का ही बता देता हूँ। अगर हेमिस्फेयर की बात करें तो आपका ये आपका होता है हेमिस्फेयर, ये आपका क्या है, हेमिस्फेयर। अगर इसमें मैं आपके कर्ड सरफेस एरिया की बात करूं, हेमिस्फेयर में आपके दो फॉर्मूला होते हैं, कर्ड सरफेस एरिया, तो वो आपका ये होगा कर्ड सरफेस एरिया। मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूं आपका, ये वाला, ये जो सा कर्व है आपका, ये कर्व वाला। तो इसका जो आपका फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए, ये स्फेयर को हाफ करके ही बनाया गया है, ऐसे बीच से काटकर स्फेयर को, उसी से आपका ये बनाया गया है, देखो ऐसे काटकर बीच में से। तो इसका मतलब कर्ड सरफेस एरिया आपका क्या होगा, इसका हाफ कर देंगे, ये 2 से 2 कट गया, तो ये आपका क्या होगा, इसका कर्ड सरफेस एरिया। तो 2πr²। एंड टोटल सरफेस एरिया की तो क्या होगा हेमिस्फेयर का आपका, तो ये कर्व वाला पार्ट प्लस ये ऊपर सर्कुलर पार्ट को जोड़कर हमारा क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका मतलब 2πr² प्लस πr² जुड़कर हमारा क्या बन जाएगा, 3πr²। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने दोनों बता दिया, आपका स्फेयर का भी और हेमी स्फेयर का भी। ये आपको 3 फॉर्मूला याद रखने हैं स्फेयर से रिलेटेड, जिससे आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। तो पढ़िए, इसमें आपका सरफेस एरिया निकालना है, जिसमें हमारा डायमीटर दे रखा है। तो सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, 4πr², यानी 4 पाई की वैल्यू 22/7, r², डायमीटर 21 है तो रेडियस क्या होगी इसकी, हाफ, 21/2, 21/2। 7 से 3 पे गया, 2 से 2 पे, 2 से 2 पे, तो मल्टीप्लाई कीजिए इसे, 66, 21, 66 से 1 पे, 66
को 2 से गुणा करेंगे हमारा क्या आएगा 132। 132 और 6 1386 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आप क्या टिक करोगे ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ये मेनली ध्यान रखना है क्योंकि आगे भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 36 एंड 42। ये क्वेश्चन मैंने आपका सेम ऐसे सही क्लास फर्स्ट में भी आपका कराया था और मैं अब दोबारा से करा रहा हूँ। कभी भी आपका तृतीय अनुपात पूछ ले तो आपको क्या लगाना है, आपको ध्यान रखना है a अपॉन बी किसके बराबर होता है हमारा b अपॉन सी के। ये आपको ध्यान रखना है। और जिसमें a b c आपका क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ आपका एक सेकंड। ये क्या हो गया लिख देता हूँ। ये आपका ये a जो है हमारा ये है फर्स्ट प्रोपोर्शनल। फर्स्ट प्रोपोर्शनल प्रथम अनुपाती। और ये जो b है ये दोनों तरफ है ना तो इसे हम क्या बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्योंकि ये दोनों तरफ है मध्यानुपाती बोल देंगे इसको, ठीक है। और ये सी क्या है हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल। कभी भी आपको दो वैल्यू गिवन हो और कोई तीसरी वैल्यू पूछी हो तो इसमें ये ही लगेगा। तीसरा अनुपात पूछा हो तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। यानी यहाँ थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है तो सी निकाल लेंगे। अगर दो दी होती और सेकंड प्रोपोर्शनल पूछा होता तो बी निकालते। अगर फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछा होता तो ए निकालते। तो मतलब वैल्यू तो वही चलेंगी, प्रोपोर्शनल अलग अलग पूछ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। यानी ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है बी। क्योंकि निकालना तो हमें तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। निकालना क्या है सी निकालना है। तो निकाल दो। अगर यहाँ से सी निकालना हो तो क्या हो जाएगा सी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाय ए। यानी ये डिवाइड में बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वेयर बन जाएगा और ये ए नीचे आ जाएगा। तो बी स्क्वेयर मतलब सेकंड वैल्यू 42 का स्क्वेयर मतलब 42 मल्टीप्लाई 42 अपॉन ए आपका क्या है 36। 6 6 36 7 पे गया। ऐसे ये भी 7 पे गया। तो हमारा सी की वैल्यू क्या आ गई 49। तो आपका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है 49। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अशोक के पास 1612 रुपए है। उसने इसे अपने बेटे राज और वरुण में बांट दिए। यानी 1612 रुपए उसने अपने बेटे राज और वरुण में बांट दिए। ये अशोक है। उसने राज को दिए पैसे, कुछ कुछ किसको दिए वरुण को दिए। उन्हें 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर निवेश करने को कहा और उन्हें कहा भी तुम्हें 8% के रेट पर क्या करना है निवेश करना है। और किस पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे चक्रवर्ती ब्याज पे। यह देखा गया कि राज और वरुण को क्रमशः 15 और 16 वर्ष के बाद समान राशि मिली। यानी इसका रेट तो सेम है पर टाइम इसका क्या है किसका पहले राज का कितना है 15 और वरुण का कितना है 16। तो अशोक ने राज को कितनी राशि दी। तो अशोक ने राज को कितनी राशि दी और उन्हें राशि क्या मिली 15 और 16 साल बाद समान राशि मिली। यानी उनका अमाउंट क्या है दोनों का अमाउंट क्या है सेम है। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट ऑफ राज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वरुण। ये आपको ध्यान रखना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस क्वेश्चन की भी दोनों का अमाउंट क्या है दोनों की राशि क्या है समान है। अगर मैं आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला की बात करूं तो अमाउंट हमारा क्या होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ये आपका क्या होता है अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर मैं अमाउंट ऑफ राज करूं और अमाउंट ऑफ वरुण का रेशो लूं तो आपका देखो क्या रेशो बनेगा P आपका P राज के लिए PR लिख देंगे और P वरुण के लिए PV लिख देंगे। लिख दिया 1 प्लस R कितना है हमारा 8%। रेट हमारा 8% है अपॉन 100। टी हमारा कितना है टाइम कितना है आपका 15। राज का टाइम 15 वर्ष है ना राज 15 और वरुण 16 तो यानी ये 15 और इसका कितना है 16 कर दिया। अभी हम अमाउंट ऑफ वरुण और अमाउंट ऑफ राज तो इक्वल है तो ये दोनों कट जाएंगे। तो आपका क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। ये तो यहाँ पर 1 ही आ गया कहने का मतलब आपका ये है। ये तो आपका 1 आ गया और ये PR अपॉन PV ऐसे ही है जो
पिता ने दिए थे इन्वेस्ट करने के लिए, ये आपकी पी वही है। तो 100 यहाँ पे आ जाएगा 108/100 आ गया, ऐसे ये भी 108/100 आ गया, और इनकी पावर 16 है, इसकी पावर 15 है। अब पावर सेम है या नहीं, बेस सेम है, आपका पावर अलग अलग है, परंतु डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ये 15 नीचे आके माइनस हो जाएगा, और आपका यहाँ पे क्या बचेगा, आपका बचेगा ये पी वी, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के साथ, पी वी पी आर अपॉन 108/100, ये माइनस होगा ना 15 इसके साथ, तो 108/100, ये नीचे वाला 100 ऊपर लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 100/108, यानी पी वी रेशो पी आर हमारा क्या होगा, अगर दोनों का रेशो लूँ तो मैं 100/108, ये हमारा क्या आ गया रेशो, यानी जो प्रिंसिपल वरुण का है और जो राशि राज की है वो 100/108 में बंटी थी जब उनके पिताजी ने दिए थे। यानी ये 1612 जो है ये कितने की वैल्यू है, दोनों को जोड़ दो 208 की वैल्यू है, और हमें निकालनी किसकी है, अशोक गिव टू राज, राज की निकालनी है, यानी 108 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो गुणा कर देंगे 108 से, 4 से आपका 5 2, 4 से आपका 27 पे, ये आपका कट जाएगा, 13 से काट सकते हो वैसे आप, 13 चौके 52, 13 एकम 13, 3 1, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 4 से 31 पे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 एकम 27, 27 एकम 27, 27 दिए 81 और 2 83, तो 837 रुपये क्या है उनके पिताजी ने राज को दिए थे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो आपको रेशो लेना था अमाउंट का, रेशियो लेकर आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। अमाउंट आपको ध्यान रखना है, क्या फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसका। ये तो आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको डी मास ध्यान रखना है, बोर्ड मास ध्यान रखना है, यानी सबसे पहले आपको ब्रैकेट करना है, फिर आपको ऑफ है तो ऑफ कर दो, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। सो सबसे पहले ब्रैकेट को करिए सोल्व, 9 में से 5 गए 4, इनेबल मल्टीप्लाई 4, 8 से आप ये काट सकते हो, कितने पे 12 पे, तो 12 प्लस 4, ये 4 से आप 4 से, क्योंकि ये भी तो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट भी तो सोल्व करना है, तो ये कट गया, 12 और 11 कितने हो गए 23। अब ये ब्रैकेट सोल्व किया, अभी से करो, 9 से 7 पे, तो क्या बच गया 7, और बीच में क्या था मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, यानी 1 किस में है लास्ट में, तो ऑप्शन सी में है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 161 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। Two trains are moving in opposite direction at a speed of 50 km per hour and 110 km per hour. The length of one train is इतनी and the time taken to cross each other is 12 सेकेंड। यानी मैंने पिछली क्लास में भी आपका ये क्वेश्चन कराया था, आपको जब भी ट्रेन्स की बात हो, ट्रेन्स की क्या किसी भी चीज़ की बात हो, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, स्पीड का कंसेप्ट एक ध्यान रखना है। अगर रिलेटिव स्पीड का, आपको रिलेटिव स्पीड का एक कंसेप्ट याद रखना है, अगर दो वस्तुएं सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो किसी स्पीड में, यानी एक की स्पीड s1 है और एक की स्पीड s2 है, और सेम डायरेक्शन में है तो आपको माइनस करने हैं दोनों को, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनकी स्पीड अगर निकालनी हो तो वो क्या निकलेगी, प्लस कर कर s1 प्लस s2, आपको ये ध्यान रखना है। तो आपने यहाँ देखा दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा, मतलब यहाँ पर स्पीड क्या होगी हमारी, रिलेटिव स्पीड आर एस हमारी क्या होगी, दोनों को प्लस कर देंगे, 160 किलोमीटर पर आर हमारी क्या आएगी रिलेटिव स्पीड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन करना है, सीधा लिख लेना है रिलेटिव स्पीड इतनी है हमारी। एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 500 मीटर, यानी लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन हमारी कितनी है 500, उनके तो एक दूसरे को पार करने में लगा गया समय, यानी टाइम, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम हमारा है 12 सेकंड है, ध्यान रखना है सेकंड है। तो जो जो पता लगा मैंने लिख दिया। दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो यानी लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन हमें निकालना है, यानी एक्स मान लो लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन। अब कभी भी ट्रेन पार करेंगे एक दूसरे को, ये ट्रेन आ रही इधर से, ट्रेन पर मत जाइएगा, बस आपको समझाना है मेन है, और ये ट्रेन आपकी दूसरी जो पार करने वाली है अभी इसके फेस पर आई है, तो अब ये पार करेंगी, तो थोड़ी देर बाद देखिए ये ट्रेन तो यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ गई ये ट्रेन, और ये ट्रेन यहाँ तक है मानो, तो दूसरी ट्रेन पार कब हो जाएगी, जब ये यहाँ आ जाएगी,
तभी होगी ना पार। इसका मतलब दोनों ट्रेनों ने, एक तो इसने और इसने, दोनों ने अपनी लेंथ को पार किया है, यानी टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर किया है, L1 लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका टोटल डिस्टेंस जो उन्होंने पार करते वक्त कवर किया है। और टोटल टाइम 12 सेकंड दे रखा है। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टोटल डिस्टेंस आपको पता है कितना लिया था उन्होंने, एक दूसरे को तो पार किया था, L1 प्लस L2। अगर कभी भी रिलेटिव स्पीड में ट्रेन आ जाए, चाहे वो सेम हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, डिस्टेंस दोनों का अपने आप को ही पार करेंगी। तो टाइम कितना है, 12 सेकंड। स्पीड तो हमें दे रखी है कितनी, 160। अब किलोमीटर पर आ रहा है, उसे मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। L1 हमारी 500 है और L2 हमारी x है, अपॉन 12। 6 दूनी 12, 6 तिये 18, कट गया ये। और क्या हो सकता है, 3 से कट जाएगा ये, नहीं कटेगा। तो अब ये यहाँ पे गुना हो गया, 5 दूनी 10, 1600 आ गया। 1600 अपॉन 3, 500 प्लस x। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, निकालिए। लंबाई आपको ध्यान रखना है किस में निकालनी है, मीटर में निकालनी है, तो चलने दीजिए। तो ये 500 इधर आके माइनस हो जाएगा, 1600 माइनस 500 अपॉन 3 किसके बराबर हो जाएगा, x के। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1600 में से आपके क्या गए, 1500 गए एलसीएम के साथ। तो क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 3 हमारा क्या बचेगा, लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, जो कि हमारी क्या होती है, 3.33 होती है, 33.3333, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर आ जाएगा। मेनली आपको ये ध्यान रखना है, एक तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कभी भी पार करें, चाहे वो सेम दिशा में हो चाहे अपोजिट दिशा में है, उनका डिस्टेंस जो होगा वो उन दोनों की लेंथ का सम होगा। डिस्टेंस ऑफ ट्रेन्स ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, दोनों को मैं मार्क है वो हाईलाइट भी कर दूंगा, आपके ध्यान रहेगा, ये आपका डिस्टेंस होगा। और सेम डायरेक्शन का आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट याद रखना है, तो ये ध्यान रखना है आपको, चाहे स्क्रीनशॉट कीजिए। और रिलेटिव स्पीड का आपको ये ध्यान रखना है, सेम डायरेक्शन में एंड आपका अपोजिट में। अपोजिट में स्पीड का सम करेंगे और सेम में दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम वही क्वेश्चन पिछले की तरह, जो बिल्कुल सेम है, वही 17 और 18 साल का सम दिया है अमाउंट का, और दोनों को सेम अमाउंट मिला है। अभी तो कराया पिछले से पिछला क्वेश्चन, मनोज के पास ही दे दे। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपके करके देखिए, अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कोई नहीं, मैं इसे करा दूंगा आपका, स्पेशल कराना हो चाहे मुझे अगली क्लास में, कोई बड़ी बात नहीं। तो वीडियो को लाइक भी कर देना इस साथ साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोपाल 152 कुर्सियां बेचता है और उसे 76 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। अब बेचता कितनी है, यानी ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस, और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है कितने, 76 कुर्सियों के, यानी ये लाभ है हमारा। तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट। अगर मैं एसपी और सीपी का रेशो लूँ, यहाँ पर रेशो के साथ क्वेश्चन करेंगे, कभी प्रॉफिट लॉस के ज़्यादातर हम क्वेश्चन जितने भी करने की कोशिश करेंगे, अब आगे से हम रेशो और के साथ रेशो मेथड से करने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी होंगे आपके, देख लेना। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब एसपी हमारा क्या है, 152, और प्रॉफिट हमारा कितना है, यहाँ लिख ले लेंगे प्रॉफिट को, प्रॉफिट हमारा कितना है, 76। तो सीपी हमारा क्या होता है, सीपी का एसपी लिखो आप सीधा, एसपी हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस, सीपी प्लस जितना हमें प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ है तो माइनस लॉस। तो यहाँ से अगर प्रॉफिट निकालना हो तो एसपी माइनस सीपी हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यही होगा, यही होगा प्रॉफिट। और अगर यहीं पर हमें क्या निकालना हो, सीपी निकालना हो, तो सीपी क्या होगा, ये प्लस का प्रॉफिट एसपी में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से अगर मुझे सीपी निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, 152 में से 76 माइनस कर दूंगा, तभी हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो 152 में से 76 गए, क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ है, 76 का। किस पर हुआ है, सीपी पर हुआ है, तो 76 अपॉन 76 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज की बात की गई है, अकेले प्रॉफिट की नहीं, लाभ की नहीं बात की। अगर अकेले लाभ की होती वो तो दे ही रखा था 76, हमें तो प्रॉफिट परसेंटेज की बात हुई ना, तो परसेंटेज के लिए हमें ये किया है, 76 से 76 गया तो 100% का लाभ हुआ है। तो इसमें आपको मेनली क्या ध्यान रखना, तो वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपका।
आपको ये ध्यान रखना था, जो एसपी होता है वो हमारा क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस, अगर लॉस होता है तो माइनस। वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इफ़ लॉस तो माइनस L%। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए हमारा क्या है क्वेश्चन। दो संख्याएं हैं x और 4x है और उनका मध्यानुपाती ये दिया है। अभी कराया है मैंने पीछे ही क्वेश्चन। मध्यानुपाती हम कैसे निकाल लेंगे, a/b इज इक्वल टू b/c, जिसमें b हमारा क्या है, मध्यानुपाती, a हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल, c हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। तो ये हमारी मध्यानुपाती की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी b स्क्वायर मध्यानुपाती दिया है, तो ये हमें दिया है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी। और a और c भी दे रखा है, एक x है और एक क्या है 4x, दोनों मल्टीप्लाई हैं तो 4x स्क्वायर आ गया। अब इसे भी स्क्वायर में पूरे में चेंज कर देंगे, 2x का स्क्वायर, 4 5 6 9 7 6 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 डिवाइड में चला जाएगा, 2 से काट लो, 22 दूनी 44, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 22 84 88 हमारा क्या होगा आंसर। तो 22 84 88 ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा कंसेप्ट था, अभी तो कराया मैंने। ये आपको दो चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है, वो भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपका। एक तो ये, और आपको ये ध्यान रखना है मेनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो सिंपल क्वेश्चन है उनमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में रमेश का व्यय यानी एक्सपेंडिचर हमें दिया है। ये और ये है, 4 महीनों का 4 एक्सपेंडिचर दे रखे हैं। इन 4 महीनों में औसत निकालना है, तो हमें औसत ही निकालना है। तो औसत के लिए क्या करेंगे, सम अपॉन नंबर। नंबर तो हमें पता है 4 महीने हैं, सम करना है, इनका जोड़ करना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे बच्चों की तरह, आप लास्ट के डिजिट जोड़ते चले जाइए। 0 2 2 और 2 4 और 2 6, लिख दिया 6। अब यहाँ से चलेंगे 0 1 5 और 1 6, 6 और 1 7। आगे चलेंगे अब 5 0 5 2 7 और 3 10, 10 का 0, यहाँ पर एक कैरी लिख देंगे जो आगे जुड़ेगा। 3 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 8 18 19 19 और कैरी 1, आगे 3, तो 5 3 8 10 और 1 11। बस सम आ गया। अब इन्हें डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 2 9 7 चौके 28, तो 27 से यही शुरू है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब इतना समय नहीं लगाना है तो क्या करें, वैसे तो आप आंसर दे सकते हो, मुझे कैसे क्लियर हो गया यही है, तो 27 है। अगर ध्यान से देखो तो 6 है, 4 9 36 होता है, तो वो 6 यहाँ पे तो 9 है। तो ऐसे बस, क्या इसमें कुछ बताने का है नहीं, तो यहाँ पे काट लो इसको, 27 यही आंसर आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे करना एग्जाम में, इतना समय नहीं लगाना इन क्वेश्चनों में, ताकि कहीं आप वहाँ बैठे रहो जोड़ रहे हो उनके ऐसे ऐसे लिख कर, सिग्मा स्टाइल में सिग्मा बना दूंगा, तो ऐसे नहीं जोड़ना है ना, एक एक घंटा लगा ऐसे जोड़ना बच्चों की तरह नहीं, ऐसे ही जोड़ना जैसे मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्रेन है जो स्पीड से, गति से कितने की, 75 किलोमीटर प्रति घंटे से एक ट्रेन समान दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही दूसरी ट्रेन को 105 सेकंड में पार करती है। सेम कंसेप्ट पे दो, यानी ट्रेन पर जो दो कंसेप्ट आपके मेनली बनती है, दोनों मैंने इसी क्लास में ले ली हैं। आप इससे आसानी से ट्रेन के जैसा भी क्वेश्चन आए वो कर सकते हो। एक और रह गया आपका ब्रिज वाला, वो भी मैं ले लूँगा, आपका पूरा ट्रेन खत्म हो सकता है दो इसमें सीरीज में। तो चलिए पढ़िए, इसको पढ़ लिया है। तो दो ट्रेन है, तो दोनों ट्रेन सेम दिशा में चल रही हैं समान दिशा में, तो सीधा डायरेक्ट ही करेंगे। स्पीड, रिलेटिव स्पीड आपकी क्या होगी, माइनस कर दो, 75 में से 30 गए, आपके क्या होगा 45। तो ये हमारा क्या है इसकी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड और टाइम कितना लगा 108, तो टाइम भी लिख दिया 108, सेकंड तो सेकंड लिख देंगे। यदि तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई, तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 ही ले लो, कोई बड़ी बात नहीं, 950। तो धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई क्या है, तो लंबाई तो आपको पता ही है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगी पार करने में एक दूसरे की लेंथ को। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड कितनी है हमारी 45, डिस्टेंस दोनों को पार करने में लिया गया समय, नहीं दोनों को पार करने की दूरी, यानी लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन अपॉन टाइम कितना है 108। और स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो इसे मीटर पर आवर में करने के लिए 5/18 से गुना, और ये 108 डिवाइड में है, इधर गुना हो जाएगा। लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या है 950, सेकंड ट्रेन की निकालनी है,
तो सोल्व कर लीजिए, कुछ कटता हो तो काट लीजिए। हाँ, 9 दूनी 18, 9 पे 6 45, 2 से कितने पे गया 54 पे, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये आपका 25 गुणा 54 950 प्लस L2 25 25 125 नहीं 25 चौके 110 25 125 यानी 1300 100 100 जीरो, हाँ 1300 यही होगा। 1350 950 प्लस L2, ये इधर माइनस हो जाएगा तो L2 की वैल्यू आपकी क्या होगी 400। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आप आसानी से दे सकते हो आंसर। तो उम्मीद है आपको ट्रेन के तो ये सेम दिशा और विपरीत दिशा के दोनों के कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका पढ़िए, रमन की आय 75,400 है, वह अपनी आय में 23% बचाता है और यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है तो व्यय में 50% की वृद्धि होती है, और व्यय में भी क्या 50% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत कितनी होगी। सबसे पहले इसे भूलिए बिल्कुल, क्वेश्चन को एक कंसेप्ट ध्यान रखिए। जो आपकी आय होती है यानी इनकम की बात करूं मैं, आय की बात करूं, वो हमारा क्या होता है एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, जितना आपने खर्च कर लिया और जितना आपका खर्च करने के बाद बचा सेविंग। यानी अगर आपकी आय 100 है और मैं कह दूं आपने 80 रुपये खर्च कर दिए उसमें से, तो आपकी सेविंग कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है 20 होगी। तो दोनों को जोड़ो तो देखिए आपकी आय नहीं बनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आय होती है हमारी, एक्सपेंडिचर होता है ना, इनकम होती है हमारी, वो क्या होती है व्यय प्लस बचत का जोड़ होती है। यानी बचत का व्यय प्लस बचत का जोड़ हमारी क्या बनती है, आय बनती है। अब ऐसे क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है, देखिए ध्यान से। उसने क्या कहा, वह अपनी आय का 23% बचाता है। यानी अगर उसकी आय 100% मान लें हम, इनकम यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार और, यानी उसने 23% बचाया, तो 23 बचा दिया, 100 का 23% 23 होगा। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 100 में से 23 गए 77, हमारा क्या होगा एक्सपेंडिचर। तो ये हमने परसेंटेज में निकाल लिया। आगे देखो उन्होंने कहा, क्या कहा, यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है, यानी उसकी इनकम 27% से बढ़ जाती है, यानी 127 हो जाती है बढ़कर। 27% जोड़ देंगे, 100 का 27% क्या होता है 27, और व्यय में 50% की वृद्धि होती है, यानी 77 का 50% जोड़ देंगे इसमें। यानी अगर 77 जो 100 की वैल्यू है तो उसमें 50% जोड़कर यानी 150 की वैल्यू निकाल देंगे। तो 2 पे 3 पे 7 21 7 21 23 2 काट लो इसको। वैसे सीधा पॉइंट लगा देते, काटने की जरूरत नहीं थी, चलो काट दिया। अब तो हो गया तो हो गया, अब क्या करना बचुआ, 115.5 आ गया। तो यानी ये हमारा क्या है 115.5 एक्सपेंडिचर है बढ़कर, बढ़ा हुआ। तो उसकी बचत कितनी होगी, अब उसकी बचत कितनी होगी, तो इनको माइनस करके हमारी बचत आ जाएगी। 127 में से 15 के 12, 12 में से 5.5 के 11.5 हमारी क्या होगी सेविंग। अगर पूछ ले परसेंटेज में यदि उसकी बचत प्रतिशत कितनी होगी, तो आप ये आंसर तभी दे दोगे। परंतु उसने क्या पूछे हैं पैसों में, तो अब बहुत आसान है, ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है। ये आपने क्या कहा रमन की आय है, यानी ये इनकम है, और इनकम हमने कितनी मानी थी 100%। यानी जो ये 75,400 है, ये बढ़ी हुई तो नहीं है, लिखा तो नहीं है रमन की बढ़ी हुई आय, तो बढ़ी हुई आय होती तो ये होता। परंतु उन्होंने कहा रमन की आय, तो बेसिक आय है ये हमारी 100% की वैल्यू है, तो नीचे 100, और निकालनी क्या है उसकी बचत कितनी होगी, तो बचत यही होगी इसकी। तो यानी 111.5% की हमने वैल्यू निकालनी है। पॉइंट हटाकर नीचे 100 आ गया, प्रतिशत से हमारे दोनों प्रतिशत आपस में कट जाएंगे। आंसर निकाल लो, 2 0 से 2 0, 5 से 2 पे, ये 23 पे, 2 से ये कट जाएगा आपका, ये आपका कटेगा 3 7, और ये आपका 7 7 पे कटेगा ना, 3 1 7 दूनी 4, हाँ 7 पे। तो मल्टीप्लाई कर दो, वैसे तो आप यूनिट डिजिट से निकाल सकते हो। 7 ये हमारा क्या है लास्ट का डिजिट, मल्टीप्लाई करेंगे 21 21 का 1, किस में है लास्ट में 1, अलग अलग थे ना यूनिट डिजिट इसलिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मेनली आपको ये ध्यान रखना है, एक चीज़ मैं आपको जो मेनली ध्यान रखने के लिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में, वो आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये आपका जो इनकम होती है वो क्या होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग,
और कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में परसेंटेज में बढ़ाने की बात करें तो हमें 100 मान लेना है और उसमें जोड़ते उसकी परसेंटेज को जोड़ लेना है और फिर माइनस करके हम सेविंग या एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए, महेश, राम और अनवर का औसत वजन। महेश का, राम का और अनवर का औसत वजन 46 किलोग्राम है। यानी महेश, राम और अनवर का औसत वजन, औसत क्या होता है हमारा, सम अपॉन नंबर, 3 है 3 का नंबर, फिर क्या होगा 46। महेश और राम का, महेश प्लस राम यानी सम अपॉन नंबर 2, 2 ही थे तो 39। और राम प्लस अनवर यानी राम प्लस अनवर का औसत वजन क्या है 49। तो राम का वजन ज्ञात कीजिए, यानी किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, राम की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो इनका सम निकाल लो, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो राम मने महेश प्लस राम प्लस अनवर हमारा क्या हो जाएगा 6 × 18 4 × 12 और 1 13। ऐसे ही महेश प्लस राम क्या हो जाएगा हमारा 78। ऐसे ही राम प्लस अनवर हमारा क्या हो जाएगा 98। हमें क्या निकालना है राम। तो यहाँ से अगर महेश और राम को मैं माइनस करूँ, महेश और राम को मैं माइनस करता हूँ तो महेश में से महेश गया, राम में से राम गया और 138 में से 78 गया, 13 में से 7 गए 6। तो अनवर की क्या आ गई, वेट आ गया। और अनवर का वेट यहाँ मैं पुट कर दूँ राम के साथ, तो आप किसका, महेश के नहीं बोलूँगा, हाँ तो और कुछ रहा था दिमाग में, तो आप राम का वेट निकाल सकते हो। तो आपका आंसर क्या आ गया 38। यानी ये आपका वही बेसिक सा कंसेप्ट है जो 8th क्लास में आता है, आपका इक्वेशन सोल्व कर कर एक दूसरे का आंसर निकालना। तो आपको ये समझ में आया होगा। 3 की वैल्यू थी, 2 की निकाल कर दोनों को माइनस किया, तीसरे की निकल गई, उस तीसरे के साथ हमने पहले की निकाल ली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से सिंप्लीफाई का है, ब्रैकेट सोल्व करेंगे बोर्ड मास के साथ। सबसे पहले ब्रैकेट 19 में से 5 के 19 में से 15 गए 4, 4 से 4 कट गया, 3 बच गया, 3 × 3। और ये ओहो सॉरी भैया, सॉरी बच्चों, तो ये 4 बच गया, 4 से 4 बच गया 1। अब ये डिवाइड में है तो डिवाइड पहले आता है मल्टीप्लिकेशन से, तो 3 से 3 कट गया 1, 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 बचा पूरा ब्रैकेट सोल्व कर कर, तो ये क्या बचा 1। और 27 दिया कितना होता है 81, 81 × 81, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे साधारण ब्याज से कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन लिए हैं, तो साधारण ब्याज क्यों पीछे रहेगा। पढ़िए, 5 वर्षों की अवधि के लिए 9% प्रति वर्ष के दर से एक मूलधन पर साधारण ब्याज कितना है, इतना है, तो मूलधन में कितना होगा। एक आपको सिंपल इंटरेस्ट में ध्यान रखना है, क्या होता है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये तो आपका एक बड़ी पढ़ाई बात है जो आप बचपन से करते आ रहे हो, जब से आपने ये सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखे हैं। जिन बच्चों को नहीं ध्यान है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आप ऐसे ही डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखिए कैसे, चलो मैं दोनों मेथड बता दूँ। एक तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, तो सिंपल इंटरेस्ट ओन ए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यानी ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है 378 और हमें प्रिंसिपल पूछ रखा है, तो प्रिंसिपल पी लिख देंगे। और आर कितना है हमारा 9% रेट, टाइम कितना है 5 अपॉन 100, 5 से 20 पे गया, ये डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 378 × 20, और ये मल्टीप्लाई में है 9 तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये पी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 42 दूनी हमारा 84 होता है, तो 840 हमारी क्या आ गई, प्रिंसिपल आ गई। तो आपने ये आंसर निकाल दिया फॉर्मूले से। और अगर मैं डायरेक्ट मेथड से करूँ, इसको डायरेक्टली करते हैं, वैसे तो है तो इसी फॉर्मूला पे बेस है, पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, अगर एक साल की बात करूँ तो कितना होगा 9%, सिंपल इंटरेस्ट 9 होगा। दूसरे साल के लिए भी कितना होगा, सेम होता है ना 9%। तीसरे साल के लिए भी 9%, यानी 9 9 9 करके जुड़ता चले जाएगा। यानी 5 साल में कितना हो जाएगा 9 × 5 45% हमारा क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट। यानी जो ये 378 है, ये कितने की वैल्यू है 45 की। 45 की हमें निकालनी कितने की है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमेशा हमारा क्या मानते हैं हम 100% निकालते हैं, क्योंकि ये मानते हैं क्योंकि ये बेसिक वैल्यू है, हमारी बेस वैल्यू है। तो हमें निकालना क्या है 100। तो प्रतिशत से हमारा ये प्रतिशत कट जाएंगे दोनों, 9 × 5 45, 9 से आपका गया ये 42 पे, 5 से 20 पे, अभी गुणा किया था
40 ये आपका आ गया आंसर। तो उम्मीद है आपको पता लग गया ना। ये ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, ये सीधा लिखोगे फिर आप डायरेक्ट ये थोड़ी ना लिखोगे। ये जो मैंने ये तो समझाने के लिए किया है, ये तो मैंने समझाने के लिए किया है, आप तो सीधा यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से करोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पढ़िए इसका, दो संख्याओं का एलसीएम इतना है और उनका एचसीएफ इतना है। यदि उनमें से एक संख्या आपकी 378 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, आंसर आप चुटकियों में निकाल लेंगे। तो क्या लगेगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी ए मल्टीप्लाई बी, दो संख्याएं अगर दी हो तो ये आपको ध्यान रखना है मेनली। चलो मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ एक बार, आपको कभी आपको लगे भी सीधा रटवा ही दिया है। अगर मैं प्रूफ करने की बात करूँ, हाइलाइटर तो काले कलर का था ये, चलो प्रूफ करता हूँ। वैसे एक बार प्रूफ करके दिखा दो। मान लीजिए आपकी संख्या मान लेता हूँ मैं, एक मैंने मान ली 15, मान ली एक मैंने ए 15 मान ली, और बी मान ली मैंने 5, आपकी मान ली। तो 5 और 15 का एलसीएम निकालो, आपका क्या होगा। 5 और 15 का एलसीएम आपका क्या होगा, 5 दिए 15, 1 3। तो आपका यानी एलसीएम तो हमारा क्या हो गया इसका 15। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 5 के फैक्टर निकालिए, 5 और गुणा 3 और बी के 5 ही, तो कॉमन फैक्टर क्या है 5 है। और अभी मैंने प्रूव कहा था एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो हमें नंबर लिया उन्हीं का मल्टीप्लाई होता है। तो एलसीएम हमारा क्या है 15 और एचसीएफ हमारा क्या है 5, दोनों को मल्टीप्लाई करो और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो सेम ही तो आ रहा है, 15 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 5। तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया। अगर आपको नहीं ये लगता है भी ये रटने की क्या बात है इसमें, तो ये कॉमन सी बात है भी, दोनों का मल्टीप्लाई आपका क्या होता है, दो नंबरों का मल्टीप्लाई आपका क्या होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो यहाँ पर एलसीएम गिवन है 4 1 5 8 गुणा एचसीएफ गिवन है 54। एक संख्या गिवन है यानी ए मान लो इसे 378, बी निकालनी है दूसरी संख्या। तो ये मल्टीप्लाई का 378 इधर डिवाइड में चला जाएगा, फिर इसे डिवाइड कर दीजिए आप, 4 से काट लीजिए अगर कटता हो। कट जाएगा 4 से, 4 से तो नहीं कट रहा है, 9 से, हाँ 9 से कट जाएगा। 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 9 से सीधा ये कट तो रहा है, 6 में 54, 6 सते 42, 7 से काट लीजिए, 7 पचे 35, 6 5 7 में 63, 2 और 7 चौके 28। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 594, यानी आपका सेकंड नंबर क्या होगा 594। ये हाईलाइटेड थिंग आपको इसकी याद रखनी है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसमें, सिर्फ कॉन्सेप्ट यही रहता है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी ए मल्टीप्लाई बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ 2% ऑफ एक्स इज इतना, यानी 2% की 2% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स क्या है 276 है, तो एक्स की वैल्यू का निकालिए, परसेंट को हट कर नीचे क्या आ जाएगा 100 गुणा एक्स इज इक्वल टू 276। तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा, ये डिवाइड का 100 उधर मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई का 2 नीचे डिवाइड में, 13 दूनी 26 8, क्या आ जाएगा 13,800 आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये तो सिंपल सा ही था बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है हमारे 30% और 20% के, ऑफर्ड ऑन ए फूड आइटम। एक मैन ए मैन पेड 840 रुपीज़ फॉर द फूड आइटम, यानी 2 डिस्काउंट के बाद उसने इतने रुपए भुगतान किए। तो अगर आपका डिस्काउंट का कंसेप्ट बताऊं तो आपका जो सेलिंग प्राइस है, जो आपने भुगतान किए हैं, जो उसने बेचे हैं दुकानदार ने, वो क्या होता है हमारा मार्क प्राइस, जो मार्क किया हुआ था माइनस डिस्काउंट, ये हमारा होता है आपका। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस आपका 100 मान लूँ, 100 नहीं मानता, चलिए एक बार सक्सेसिव का मेथड बता देता हूँ आपको। सक्सेसिव की बात करें, आपकी सक्सेसिव डिस्काउंट की, तो आपको कैसे निकालना है। अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लग रहे हों तो आपको पहले तो उन दोनों डिस्काउंट को प्लस करना है, फिर माइनस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। तो ये तो आपका है एक सक्सेसिव मेथड। एक आप बेसिक या सिंपल अगर परसेंटेज दियो तो आप डायरेक्ट भी से कर सकते हो। कैसे, पहले तो आप ये इससे निकालिए आपका कितना डिस्काउंट होगा, ए प्लस बी यानी 30 प्लस 20 50 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 20 100। 0 से आपका 0 कट गया, 0 से 0, तो 50 माइनस 6 आपका क्या होगा
44% का डिस्काउंट, ठीक है। यानी जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस मान लो 100 है, तो 100 पे 44% का डिस्काउंट, तो 56% का उसने भुगतान किया। तो यानी जो ये 840 है भुगतान की गई राशि है, ये 56 की है, और हमने बिल वाली राशि निकालनी है, यानी मार्क प्राइस की राशि निकालनी है जो बिल लगा हुआ था उस पर। तो 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 मार्क प्राइस में 100 माना है, तो 7 8 56, 7 से 12 पे, 8 से ये कट जाएगा 15 पे, और ये हो गया हमारा 1500 रुपये इसका आंसर, बिल प्राइस जो है आपका। और अगर बेसिक मेथड से करूँ, मान लीजिए 100% उस पर मार्क प्राइस था, अब 100 पे पहले तो 30% की छूट मिली, तो 70 बन गया। अब 70 पे बाद में उसके बाद कितने की छूट मिली, 20 की। 70 का 10% 7, और 20% कितना होगा, 7 और 7 14, यानी 70 में से 14 गएंगे तो 54%, यानी 56% क्या है, सेलिंग किया है उसने छूट देकर। तो वही 56 तो निकालना था, वो निकाल दिया यहाँ पे। तो आप ऐसे कर सकते हो 2 तरीकों से इसको। तो आपको ये ध्यान रखना है मेनली इसमें, तो ये अगर सक्सेसिव मेथड्स में करेंगे तो ये। तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको क्लास समझ में आई होगी। जो भी मैंने क्वेश्चन किए हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे ही मैं प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी कराता रहूँगा। प्रैक्टिस सीरीज़ से आपको पता होगा भी आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। और मैं बता दूं, ये आपके जितने भी एसएससी एग्जाम है सबको टारगेट करती है। जीडी के बच्चों के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हरियाणा कुछ बच्चे जो हरियाणा की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस की, हरियाणा सेट मेंस की, वो भी इससे बहुत अच्छे से आपकी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपकी क्लास नंबर 3 होगी, जिसमें मैं 20 या 25 क्वेश्चन आपके और कराऊंगा। ऐसे करके हम प्रैक्टिस सीरीज़ को जारी रखेंगे। तो बाय बाय सभी बच्चों को। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो सभी बच्चों को राम राम।